गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो क्लास होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर भी किस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, तो फॉर रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। कई दिनों से मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि मैम कब शुरू होगी क्लासेस, तो डेफिनेटली शुरू तो करती ही मैं। आपने देखा भी था कि पिछले कुछ दिनों में मैंने यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर्स विद रेफरेंस टू RHO डाला था, इंजीनियरिंग का, हॉर्टिकल्चर का भी काफी सारा वीडियोस डाला था। देखो बेटा, एक चीज समझ लीजिएगा कि पिछली बार जो पेपर हुआ था दैट वाज ऑफ 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से 60 मार्क्स वाज फॉर इंजीनियरिंग एंड द रेस्ट 140 वाज फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो इस 60 मार्क्स का इंजीनियरिंग, 140 मार्क्स के बाकी सारे सब्जेक्ट्स। बाकी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी सब है कुल मिलाकर के, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एवरीथिंग इज देयर। तो 140 मार्क्स प्लस 60 मार्क्स टोटल हमारा 200 मार्क्स का हॉर्टिकल्चर का पेपर होगा। और बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी वाइज, इस चीज को मैं इन्वर्टेड कॉमास में रख रही हूं, स्ट्रैटेजी वाइज अगर पढ़ोगे, दिमाग लगा करके पढ़ोगे, तो कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। ये चीज दिमाग में रख लो। आज की क्लास में मैं बिना वजह टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। शुरुआत करूंगी एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और जाना RHO 2017 का पेपर जरूर बनाना है इसके बाद, बिकॉज आज की इस क्लास पर आधारित कई सारे सवाल प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर इतना निर्भर मत हो जाया करो कि बस उसी को रट के चले गए और फाइनल पेपर में सवाल नए प्रकार के दिख रहे हैं। इसलिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स पढ़ेंगे। रूट क्रॉप्स में सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से फसल भैया रूट क्रॉप्स में रखे जाते हैं। अरे हॉर्टिकल्चर को तुम कैसे छोड़ सकते हो? जब RHO की तैयारी करोगे, जो खुद ही बोल रहा है रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, देन हाउ कैन यू स्किप हॉर्टिकल्चर? तो भाई रूट क्रॉप में 4 क्रॉप्स आते हैं। पहले का नाम है रेडिश, दूसरे का नाम है कैरेट, तीसरे का नाम है बीट रूट, चौथे का नाम है टर्निप। साइंटिफिक नाम हर बार हम कहते हैं, अपने हर यूट्यूब लेक्चर में कहते हैं, अपने हर ऑनलाइन क्लास में कहते हैं, ऑफलाइन क्लास में कहते हैं कि भाई साइंटिफिक नाम पढ़ा करो, वो बहुत सारा कुछ आइडिया देता है तुम्हें। तो चलिए पढ़ना शुरुआत करते हैं। रूट क्रॉप्स में जैसा कि मैंने कहा रेडिश, कैरेट, बीटरूट, टर्निप, ये 4 क्रॉप्स आते हैं। भैया क्योंकि ये रूट क्रॉप है तो आप कौन कौन से प्रकार के रूट, कौन कौन सा रूट क्रॉप बना रहा है ये भी जानना जरूरी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें रेडिश की, तो रेडिश में फ्यूसीफॉर्म रूट बनता है। और घबराइए नहीं, अभी समझ में आएगा फ्यूसीफॉर्म रूट क्या है, कॉनिकल रूट क्या है, नापीफॉर्म क्या है, पहले पढ़ तो लो। उसके बाद है गाजर, सी से गाजर, सी से कोनिकल रूट बनाता है। तीसरा है टर्निप, नापीफॉर्म रूट बनाता है, नापीफॉर्म रूट। और चौथा है बीटरूट। अब समझने की कोशिश करना, जरा इमेजिन करो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने कभी मूली देखा नहीं है। मूली जो होता है इसका मिडिल सेक्शन, जो बीच वाला हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है, और ऊपर और नीचे वाले एंड्स जो हैं वो बीच वाले सेक्शन की तुलना में संकरे होते हैं। इस प्रकार के ही रूट को फ्यूसीफॉर्म रूट कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। मिडिल में इट इज ब्रॉड और एंड्स पे वो सकरा हो जाता है। ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है। वहीं अगर हम गाजर की बात करें, अगर हम गाजर की बात करें तो ऊपर में चौड़ा होता है, इमेजिन कर लो गाजर, और नीचे जैसे जैसे आता है सकरा होता चला जाता है। ऐसे रूट्स को हम कोनिकल रूट्स कहते हैं। आइसक्रीम खाए हो ना, आइसक्रीम का कोन ऊपर में चौड़ा नीचे में सकरा, वैसे ही तो दिखता है गाजर का रूट। तीसरा हम आ जाते हैं नापीफॉर्म रूट, ऊपर में एकदम गोल गोल और नीचे आते आते एकदम ही ज्यादा सकरा हो जाता है। एक बार फोटोग्राफ देख लो, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि फोटोग्राफ देखने से जल्दी चीजें समझ में आती हैं। ये सबसे पहला वाला रूट कोनिकल है, देखो। इसके बाद देखो ये फ्यूसीफॉर्म रूट है। इसके बाद ये वाला जो रूट है नेपीफॉर्म, देखो ऊपर में एकदम गोल, नीचे में एकदम ही सकरा हो जा रहा है, नापीफॉर्म रूट। चौथे वाले रूट की बात हम बाद में करेंगे जब हम आगे क्रॉप्स पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं उस टॉपिक पर जिसको तुम इग्नोर मारते हो, मैं इग्नोर कभी नहीं मारती हूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट मानती हूं मैं। वो है साइंटिफिक नाम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर भी पढ़ करके जाइएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉलम में क्रॉप का नाम है, दूसरे कॉलम में बॉटानिकल नेम है, फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर है। सबसे पहला क्रॉप है रेडिश, वैज्ञानिक नाम है रैफिनस सटाइवस, रैफिनस सटाइवस।
फैमिली क्या है इसकी? क्रूसीफेरी। फैमिली क्या है? क्रूसीफेरी। तो भैया क्रूसीफेरी फैमिली है रोइडिश की, तो दिमाग लगा लेना कि सरसों और मूली के कैरेक्टर्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी, चाहे वो बीमारी के नाम की बात कर लो, चाहे वो इंसेक्ट्स के नाम की बात कर लो। वहीं अगर हम क्रोमोसोम नंबर देखें तो 20 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं गाजर पर। गाजर का साइंटिफिक नाम इज डाउकस कैरोटा। डाउकस कैरोटा। फैमिली एपिएसी, जिसे अम्बेलिफेरी भी कहा जाता है। क्रोमोसोम नंबर कितना है? 18, 18। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे क्रॉप पर, बीटरूट। वैज्ञानिक नाम बीटा वल्गैरिस। फैमिली है चीनोपोडिएसी। क्रोमोसोम नंबर है 18। क्रोमोसोम नंबर कितना है? 18। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टर्निप पर। हालांकि हम कहेंगे कि टर्निप कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं है, लेकिन आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते ना कि यहां से सवाल आएगा, यहां से नहीं आएगा, तो भाई थोड़ा सा ही सही इसका बेसिक नॉलेज तो पढ़ लो। टर्निप का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका रापा। फैमिली क्रूसीफेरी। क्रोमोसोम नंबर 20। मैंने कहा था ना कि फैमिली में सिमिलैरिटीज होती है, अब देखना ध्यान से। मूली की फैमिली क्रूसीफेरी, टर्निप की फैमिली क्रूसीफेरी, दोनों का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 20। इसीलिए मैं कहती हूं कि साइंटिफिक नाम फैमिली पढ़ा करो। गाजर का क्रोमोसोम नंबर 18, बीटरूट का कितना है? 18। तो ये हो गया क्रोमोसोम नंबर, फैमिली और साइंटिफिक नेम्स। तो अब हमने जब बेसिक नॉलेज हासिल कर ली है, तो आइए आज के सेशन में इन चारों के चारों रूट क्रॉप्स को कवर करेंगे। सबसे पहला रूट क्रॉप जिसकी शुरुआत करने जा रही हूं मैं आज की क्लास में, दैट इज कैरेट। कैरेट का साइंटिफिक नाम डाउकस कैरोटा। फैमिली एपिएसी। क्रोमोसोम नंबर 18। ये तीन चीजें इधर एकदम बैठी हुई होनी चाहिए, इसके बिना तुम नहीं पढ़ पाओगे, मैं आपको बता रही हूं, और ना ही सवाल बना पाओगे। तो कैरेट में भाई वैसे व्यापम का एक ट्रेंड है, आप देख लेना कि ओरिजिन पर आधारित सवाल नहीं आते हैं, और अगर आएगा भी, बाय द वे अगर आ जाता है तो एक आध से ज्यादा कभी नहीं आ सकता। बट फिर भी हम अपने आप को सेफर साइड में रखते हुए, ओरिजिन है इसका साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया में भी अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसका बिटर फ्लेवर। देखिएगा हल्का सा कस्सा कसैलापन होता है, और ये बिटर फ्लेवर गाजर में आता है किस केमिकल की वजह से? आइसोकाउमैरिन। आइसोकाउमैरिन। टेस्ट, इसका जो अपना टेस्ट है भैया, गाजर का टेस्ट और मूली के टेस्ट में डिफरेंस है, चुकंदर के टेस्ट में डिफरेंस है, टर्निप के टेस्ट में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस किसी ना किसी केमिकल की वजह से ही आ रहा है। तो इसका जो अपना एक फ्लेवर, एक टेस्ट होता है, इट इज ड्यू टू ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड की वजह से ऐसा होता है। इसके बीज में एक केमिकल होता है जिसका नाम है कैरोटल, और जान लो तुम ये कि कैरोटल क्या है? जर्मिनेशन इनहिबिटर है। और ऐसा मत सोचना ब्रीडिंग सब पढ़ना है, और ब्रीडिंग के सवाल देते हैं बढ़िया आते हैं ना कि वो इंजीनियरिंग को भी मात दे दे। जरा पलट के देखना पेपर। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, सबको डिटेल में पढ़ना है, जो तुमने आर्यो में नहीं पढ़ा था। इट इज अ जर्मिनेशन इनहिबिटर, जो जर्मिनेशन के प्रोसेस को रोकेगा, ध्यान रखिएगा, कैरोटल। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गाजर में आपने भैया लाल वाला और ऑरेंज वाला गाजर देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ब्लैक कैरेट भी होता है, येलो कैरेट भी होता है, पीले कलर का भी गाजर होता है, लेकिन बच्चा बस वही लाल गाजर, ऑरेंज गाजर, एशियाटिक गाजर और यूरोपियन गाजर, बस यही पढ़ता रहता है। तो आइए पढ़ते हैं पिगमेंट्स के नाम। गाजर का रेडिश कलर लाइकोपीन, ऑरेंज कलर बीटा कैरोटीन, पर्पल कलर एंथोसाइनिन। वैसे भी पर्पल कलरेशन की जिम्मेदारी हमेशा से एंथोसाइनिन के ही कंधे पर है, चाहे वो भाटा की बात कर लो, चाहे वो चुकंदर की भी बात कर लो, सायानिन तो होगा ही होगा, ध्यान रखना। चौथा, येलो कलर हमेशा ज़ैंथोफिल की जिम्मेदारी होती है। ज़ैंथोफिल में भी कौन? तो ज़ैंथोफिल में ल्यूटीन। अब देखो कैसे चीजें रिलेट होती हैं। पपीता पढ़े हो ना जी, पपीता में पीला कलर होता है कि नहीं होता? होता है। कौन से केमिकल की वजह से? कैरिकाज़ैंथिन। अरे कोशिश करो कि ऐसे चीजों को हम ना रटें या हमारा समय बच जाए जहां पर हम कॉन्सेप्ट लगा सके। ज़ैंथो हमेशा हमने सिखाया पीला होता है, तो कैरिका मतलब तो पपीता ही है, ज़ैंथिन मतलब पीला कलर, कैरिकाज़ैंथिन। इधर भी ज़ैंथोफिल की वजह से येलो कलर आता है। आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ब्रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एच यू।
और करीबन करीबन 15 से 17 सवाल बायोटेक्नोलॉजी में तो ट्रांसजेनिक और आरटीपीसीआर सबसे सवाल भरे, इसलिए बहुत हल्के में मत लीजिएगा किसी भी चीज को। सो आते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस पर। अब ये क्या होता है, ऑलवेज एक्सप्लेन्ड इट इन माई क्लास। दो अलग अलग फील्ड हैं, उसमें गाजर की ही दो वैरायटी लगी हुई, दो अलग अलग वैरायटी। तो क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए, पर परागण को रोकने के लिए इन दोनों फील्ड्स के बीच में एक मिनिमम दूरी बनाई जाती है, जिसे आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। और आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड का कितना है, 1000 मीटर, और सर्टिफाइड सीड का 800 मीटर है। 1000 और 800, कहां धान का 3 मीटर होता है जी, और इधर गाजर का 1000 और 800 है। तो कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, एक फंडा दे रहे हैं। कोई भी क्रॉप में अगर आइसोलेशन डिस्टेंस इतना ज्यादा है, 1600, 1000, 1800, 400, 200, मतलब ये तय है कि वो फसल क्रॉस पॉलिनेटेड होगा, ध्यान रखना। और ऐसे भी सवाल आते हैं। तो गाजर भी क्रॉस पॉलिनेटेड है, देखो पॉलिनेशन सीपी ही होगा फॉर श्योर। क्यों क्रॉस पॉलिनेटेड है, बिकॉज इसमें प्रोटो एंड्री होती है, हमेशा आपने पढ़ा है, जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा है वो जानते हैं। प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब मेल पार्ट, जहां मेल पार्ट फीमेल से पहले मैच्योर हो जाता हो। क्रॉस पॉलिनेशन का रीजन इज प्रोटो एंड्री। आगे रूट शेप, देखो बेटा मैं एक चीज बता रही हूं, यहां से सवाल आने के चांसेस आर मिनिमम, नल बोलो, लेकिन पेपर किसी ने नहीं देखा है ना, कब दिमाग घूमे और कब क्या सवाल आ जाए, यू कैन नॉट से दैट। तो बेहतर है पढ़ लेते हैं, आसान सा टॉपिक इसीलिए पढ़ा रहे हैं। रूट शेप जो होता है गाजर का, इसको 3 जीन्स मिलकर के कंट्रोल करते हैं। जीन्स के नाम डीएनपी। वैसे भी तुम डे न्यूट्रल प्लांट पढ़ते हो ना, शॉर्ट में डीएनपी पढ़ते रहते हो, बस उसी तरह से याद रख लो कि रूट शेप ऑफ गाजर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, जिनके नाम है डीएनपी, दैट्स इट। आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जरा फोटोग्राफ पर नजर डालिएगा और गौर फरमाइएगा फोटोग्राफ पर। ये हमारा देसी गाजर, जिसे हम एशियाटिक कैरेट भी कहते हैं, एंड दिस इज यूरोपियन गाजर। जरा ध्यान से देखना इस फोटोग्राफ को सभी लोग। आपको इस वाले एशियाटिक गाजर में ये बाहर का हिस्सा तो लाल लाल नजर आ रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये जो पीला पीला दिख रहा है, इसे कहते हैं कोर, इसे कहते हैं कोर। जरा देखना, एशियाटिक गाजर में कोर आपको अलग से कलर में नजर आ रहा है, कोर एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन देखो यूरोपियन गाजर में कोर जैसा कुछ चीज तो नजर ही नहीं आ रहा है। जो गाजर का कलर है वही कोर का भी कलर है। 2-3 चीजों को सीख लेना बेटा। एशियाटिक गाजर में कोर साफ साफ नजर आता है, और कोर का कलर हमारे मुख्य गाजर के कलर से अलग होता है। लेकिन वहीं अगर हम यूरोपियन गाजर की बात करें तो यहां पर कोर अलग से दिख नहीं रहा है, तो गाजर के एक कलर का है। ऐसी वैरायटी जिसमें कोर का कलर गाजर के ही कलर से मैच खाता हो, उसे हम सेल्फ कलर्ड कोर वैरायटी कहते हैं। सेल्फ कलर्ड कोर वैरायटी कहा जाता है। बस इतना जानिएगा, क्योंकि फोटोग्राफ को लेकर के नहीं जाना है पेपर में, वहां सिर्फ दिमाग लेके जाना है, एक पेन लेके जाना है, बाकी चीजें तुम्हें वहीं मिलेंगी, यहां से लेकर के नहीं जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं डिफरेंस। ट्रॉपिकल गाजर, या जिसे हम एशियाटिक गाजर या देसी गाजर भी कहते हैं, और इधर है हमारा टेम्परेट गाजर या फिर यूरोपियन गाजर। तुमने अभी अपने आंखों से फोटोग्राफ में देखा कि एशियाटिक गाजर में कोर साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन इधर नहीं नजर आ रहा है, ठीक है भाई। दूसरा, ट्रॉपिकल गाजर इज लो इन कैरोटीन, इसमें कैरोटीन की मात्रा कम होती है, क्या दिक्कत है, रहने दो कम भैया, और इसमें ज्यादा होता है। इसका रूट कलर लाल होता है और इसका ऑरेंज होता है, वो भी तुमने देखा था अभी। एशियाटिक गाजर में एंथोसायनिन की मात्रा यूरोपियन गाजर से ज्यादा होती है, इट इज रिच इन एंथोसायनिन एंड दिस इज पुअर इन एंथोसायनिन। आई एम श्योर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, और वो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना, आरएचओ के सिलेबस में प्रिजर्वेशन से बढ़िया बढ़िया सवाल आए हैं पिछली बार। अरे तुमको पैकेजिंग से तो ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे कि तुम किताब ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत लगती है इन सारे टॉपिक्स को डील करने में, ध्यान रखना। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो यहां पर आपको सबसे पहले जो चीज पढ़नी, दैट इज कांजी। कांजी एनी हाउ पढ़ के जाना है,
जेआरएफ जैसे हायर लेवल के एग्जामिनेशन में कांजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है, ध्यान रखो। कांजी क्या है? फर्मेंटेड स्पाइस्ड मसालेदार बेवरेज, पीने वाली चीज। ये तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आरटीएस से भी पिछली बार सवाल आया था, और आरटीएस तो बेवरेज है, कांजी भी बेवरेज है। फर्मेंटेड है, आरटीएस नॉन फर्मेंटेड होता है। तो ये फर्मेंटेड है, मसालेदार बेवरेज है, पीने वाली चीज। ब्लैक गाजर से बनता है, जी हाँ, ब्लैक कैरेट भी होता है, तो कांजी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्लैक कैरेट। और तीसरा पॉइंट नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट फिर भी पढ़ लीजिए, कांजी का यूज क्या है? तो भैया पीने के लिए यूज करते हैं, एपेटाइजर होता है ये। जैसे खाने से पहले अक्सर सूप पिया जाता है बिकॉज सूप भूख को बढ़ाती है, उसी तरह से कांजी भी आपके भूख को बढ़ाता है, और ऐसी चीजों को हम इंग्लिश में एपेटाइजर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज वेराइटीज। और आपको पढ़ना होगा वैरायटी। हमने पिछले कुछ दिनों में 2 हफ्तों में इतने सारे सवाल डिस्कस किए हैं आरएचओ के जो कि वैरायटी पर ही बेस्ड थे। तो भैया वैरायटी तो तुम छोड़ नहीं सकते, तुम हॉर्टिकल्चर की बात करो वैरायटी नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं हो सकता। सो आइए पढ़ते हैं सबसे पहली वैरायटी, पूसा केसर। पूसा केसर में बाकी किताबों में क्या लिखा है वो हर बच्चा जानता है। मुझे एज अ टीचर यही कोशिश करना है कि मैं उन पॉइंट्स को टच करूं जो बच्चों को या तो समझ नहीं आते, या बच्चों के लिए नए हैं, या फिर एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, और वही मैं कर भी रही हूं। पूसा केसर इज अ क्रॉस बिटवीन लोकल रेड इनटू नैंटस हाफ लॉन्ग। तुम कहोगे मैम क्रॉस कहां आता है? आरएचयू में बिल्कुल आता है क्रॉस। पिछली बार का पेपर देख लो, मिर्ची की वैरायटी का क्रॉस पूछा गया है, और किसका पूछेगा वो तो पेपर के दिन पता चलेगा, तो तुम्हें तो अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी ना भाई। पूसा केसर इज अ क्रॉस बिटवीन लोकल रेड एंड नैंटस हाफ लॉन्ग। दूसरी वैरायटी पूसा मेघाली जो कि कैरोटीन रिच वैरायटी होती है, इट इज कैरोटीन रिच वैरायटी। तीसरा पूसा वसुधा, और ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं पिछली बार हॉर्टिकल्चर के पेपर में। पूसा वसुधा पहली ट्रॉपिकल हाइब्रिड वैरायटी मानी जाती है गाजर की, पहली ट्रॉपिकल हाइब्रिड वैरायटी। अभी देखो गाजर में मेल स्टेरिलिटी भी पाई जाती, बट हम यहां पर मेल स्टेरिलिटी वाले पार्ट को टच नहीं करना चाहते हैं, वो ब्रीडिंग में क्योंकि है तो वहां पर पढ़ेंगे। ये पहली ट्रॉपिकल हाइब्रिड वैरायटी है। आगे पूसा असीता, पहली ब्लैक गाजर की वैरायटी, और ब्लैक गाजर की वैरायटी मतलब इससे क्या बनेगा? कांजी बनाने के लिए यूज करोगे। पूसा रुधिरा, सेल्फ कलर्ड कोर वैरायटी। अब पकड़ में आया सेल्फ कलर्ड कोर वैरायटी का मतलब। नेक्स्ट पूसा कुल्फी, बहुत ही नया सवाल, पीले कलर की वैरायटी है। पूसा वृष्टि, टॉलरेंट टू हीट एंड ह्यूमिडिटी, हीट और ह्यूमिडिटी दोनों से पूसा वृष्टि वैरायटी टॉलरेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, काशी कृष्णा। काशी कृष्णा भी ब्लैक गाजर की वैरायटी है, मतलब इससे भी हम कांजी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पूसा यमदागिनी, क्रॉस सुनिएगा ध्यान से, EC 9981 इंटू नैंटस, और साथ ही साथ ये सेल्फ कलर्ड कोर वैरायटी है, सेल्फ कलर्ड कोर वैरायटी, वो तो मैंने समझा ही दिया है। अब एक और चीज, कभी भी नैंटस किसी वैरायटी में लग रहा है, जैसे नैंटस हाफ लॉन्ग, अर्ली नैंटस, यहां पर तुमने पढ़ा सिर्फ नैंटस, वो गाजर की ही वैरायटी होगी। और कैसी वैरायटी है? इंडियन की, एक्सोटिक, एक्सोटिक नाम से ही समझ में आ रहा है, तो अब अलग से तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मान लो पूछ दिया अर्ली नैंटस लॉन्ग किसकी वैरायटी, आंख बंद करके गाजर की वैरायटी। पूसा नयन ज्योति, पूसा नयन ज्योति ये पहली टेम्परेट गाजर की हाइब्रिड वैरायटी। आपने पहली ट्रॉपिकल हाइब्रिड वैरायटी भी पढ़ी, ये फर्स्ट टेम्परेट कैरेट हाइब्रिड वैरायटी। नेक्स्ट जेनो, जेनो पिछली बार जब आरयू हुआ था 2017 में, तो उस पेपर में जेनो वैरायटी पूछी गई थी। कहां से इंट्रोड्यूस्ड है ये? जर्मनी से। इसके अलावा ऑक्स हार्ट, अब बच्चे क्या करते हैं, बुक पढ़ते हैं, लाइन अंडरलाइन करते जाते हैं, और ऑक्स हार्ट वैरायटी के बारे में लिखा हार्ट शेप्ड रूट है। तुमको लगता है कि ये चीज रटने की जरूरत है, जब ये खुद ही बता रहा है कि मेरा जो रूट का शेप है वो हार्ट शेप का है। ऑक्स हार्ट ऐसे ही थोड़ी ना, वो लंग और किडनी के बारे में थोड़ी ना बता रहा है, हार्ट शेप रूट्स होते हैं इसके। नेक्स्ट शैंटी ने सेल्फ कलर्ड कोर वैरायटी, अर्ली नैंटस भी सेल्फ कलर्ड कोर वैरायटी, अर्ली जेम भी इसी की वैरायटी है। इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी इज ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। अब ब्रासिलिया जो है ये गाजर की नीमाटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। कौन से नेमाटोड से रेजिस्टेंट है?
तो इस निमाटोड का नाम है मेलाइडोगाइनी हैप्ला। मेलाइडोगाइनी हैप्ला। आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेलाइडोगाइनी हैप्ला आपने और कौन से क्रॉप में पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि आपके आरएचयू के सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है डिसऑर्डर पढ़ो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के। और ध्यान रखना, डिसऑर्डर इतना बढ़िया तरीके से पढ़ना है क्योंकि आराम से 5 से 6 सवाल पूछ लिए जाएंगे आपको डिसऑर्डर से, ताकि आपसे एक एक सवाल बने। पिछले बार कितने सारे सवाल आए थे, पॉक्स एंड स्कर्व, कैविटी स्पॉट, जो भी मैं पढ़ा रही हूं। डिसऑर्डर में सबसे पहला है कैविटी स्पॉट। देखो पूछा भी गया था आरएचयू 2017 में, कैल्शियम की कमी से होता है। अब कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मैम सिम्टम भी तो बताइए। अरे बिल्कुल बताने में क्या है, सामने डिजिटल बोर्ड है, फोटोग्राफ लगा सकते हैं, सजा सकते हैं, सिम्टम भी दिखा सकते हैं, बट जरा दिमाग इस्तेमाल कीजिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो कैविटी स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है। सी से कैरेट, सी से कैविटी स्पॉट, सी से कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट, कैरेट स्प्लिटिंग। कैरेट स्प्लिटिंग बोरॉन की कमी या फिर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन से होता है। फॉर्किंग, गाजर में फॉर्किंग एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हार्ड पैन्स ऑफ द सॉइल, जब सॉइल बहुत हार्ड हो जाता हो, हार्ड पैन्स तो समझते हो ना, ऐसे सॉइल जो एकदम हार्ड लेयर्ड सॉइल्स होते हैं उनको हम हार्ड पैन्स ऑफ द सॉइल बोलते हैं, और इसके वजह से गाजर में फॉर्किंग नाम का डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है बिटरनेस, जो कि इथाइलिन के एक्सेस की वजह से होता है। इथिलीन के ही एक्सेस से फ्लावर में एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम स्लीपीनेस कहते हैं, खास तौर पे कार्नेशन नाम के फ्लावर में होता है। और इस बार तो पीछा नहीं छोड़ेगा, सब कुछ एक एक क्रॉप को पढ़ना पड़ेगा, बहानेबाजी नहीं चलेंगे आर्यो के जैसा। डिजीज की अगर बात करें तो बहुत सारी बीमारियां लिखी रहती हैं किताबों में, बट एक बीमारी पढ़ लीजिएगा जिसका नाम है कैरेट येलो। ये वायरल डिजीज है और इसको ट्रांसमिट कौन करता है? 6 स्पॉटेड लीफ हॉपर। 6 spotted leaf hopper. Coming to the next important crop and that is radish. बोर नहीं होना है बेटा, बोर हो जाओगे वो भी ऐसी चीज से जो तुम्हारा आने वाला पूरा कल सुधारने वाला है, तब तुम महा बेवकूफ हो। ध्यान रखना, ये कोई मास्टर्स एंट्रेंस का एग्जामिनेशन नहीं है जो नहीं भी निकलेगा तो चल जाएगा, मतलब इसको निकालना ही है ऐसा सोचिए। ध्यान रखिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मैं किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ। एक साल लग करके पढ़ के तो देखो, सिंसियर रहकर थ्रू आउट द ईयर। तुम लोगों को तो सिंसियरिटी तब याद आती है जब कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है या पेपर में कोई न्यूज आता है, अदरवाइज उससे पहले हमको सिंसियरिटी की जरूरत ही नहीं होती है। चलिए खैर, ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं रेडिश की तरफ। रेडिश का साइंटिफिक नाम पढ़ लिया, राफिनस सटाइवस, फैमिली है क्रूसीफेरी, क्रोमोसोम नंबर 20। ये तो दिमाग में चलना ही चाहिए एनी टाइम। गाजर का ओरिजिन हमने क्या पढ़ा? साउथ वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान। इसका ओरिजिन मेडिटेरेनियन रीजन है। धनिया का भी ओरिजिन मेडिटेरेनियन रीजन है। कोल क्रॉप का भी ओरिजिन मेडिटेरेनियन रीजन है। ये सब याद रख लिया करो और लिख भी लिया करो जब हम बता रहे हैं तो। आगे, पंजेंसी। गाजर में पंजेंसी तो होती है। शॉर्ट में इस केमिकल को GSLS लिखते हैं। फुल फॉर्म इज ग्लूकोसाइनोलेट। ग्लूकोसाइनोलेट्स, GSLS। नेक्स्ट, इसमें शुगर भी होता है। कौन सा शुगर होता है? ग्लूकोज होता है। जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, पिकल बनता है जापान वगैरह में मूली का, जिसे हम ताके ओआन बोलते हैं। आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए। आप ताका ओआन पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में सवाल बनना चाहिए। नेक्स्ट, मूली भी गाजर के समान क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। हमने पढ़ा कि गाजर में क्रॉस पॉलिनेशन का रीजन था प्रोटोएंड्री। यहां क्रॉस पॉलिनेशन का मुख्य रीजन अभी आगे पढ़ोगे, वैसे मैं अभी पढ़ा देती हूं। एक्चुअली मूली में स्पोरोफाइटिक प्रकार का सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है। अब यही रीजन है बेटा, जो सब्जेक्ट जहां पर पढ़ना चाहिए वहीं पर पढ़े तो तुमको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के 2 प्रकार आपने पढ़े होंगे शायद ग्रेजुएशन में, बिकॉज आरईओ के सिलेबस में वो था नहीं। गैमीटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, जिसमें से पूरे के पूरे क्रूसीफेरी फैमिली में आपको स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ही मिलेगा। जरा कान खोल करके सुनिएगा मैंने क्या कहा था। हमने कहा पूरे के पूरे क्रूसीफेरी फैमिली में स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ही मिलेगी। मूली भी क्रूसीफेरी का सदस्य है, इसीलिए ये टाइप का सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। टर्निप में भी स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ही मिलेगा। ये लिख करके ले लीजिए आप,
बिकॉज ये क्रूसीफेरी फैमिली में ही होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें पॉलिनेटर्स, बिकॉज ये क्रॉस पॉलिनेटेड है भाई, और क्रॉस पॉलिनेटेड है तो क्रॉस पॉलिनेशन करने में किसी ना किसी एजेंट की मदद लेनी पड़ती है। तो यहां पर जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो कौन है? हनी बीज। क्रूसीफेरी है भाई, तो इसमें कोई नई बात नहीं, जिसके फ्रूट को तुम क्या बोलोगे? सिलिकुआ। अच्छा, याद आया कि गाजर के फ्रूट को हम कहते हैं शिजोकार्प। गाजर के फ्रूट को हम क्या कहते हैं? शिजोकार्प। ठीक है, अब देखो, मैं आपको फिर से बोल रही हूं, आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट प्लस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से हुआ। बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते, नीट ड्रॉपर होने के नाते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम आपको शाइजोकार्प का बाकी पूरा मीनिंग समझा सकते हैं। इट इज नॉट अ बिग डील। सिलिकुआ नहीं समझा सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, ये समझना बहुत जरूरी है जल्द से जल्द कि तुम सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, जहां पर सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि गाजर के फ्रूट को शिजोकार्प कहते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम इस चीज को भी पढ़ने में लग जाते हो कि अरे शिजोकार्प क्या है, ये पढ़ा दो या ये पढ़ लो तो हमारा फर्स्ट रैंक आएगा। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। जितना मुद्दे की चीज है उतना पढ़िए, रैंक ज्यादा अच्छा आएगा आपको। बकवास चीजों में पढ़ जाओगे तो हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मूली में मेल स्टेरिलिटी भी पाई जाती है। मेल स्टेरिलिटी में खास तौर पे सीएमएस, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और ब्रीडिंग तो इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि वो तुम सोच भी नहीं पाओगे। नॉट जस्ट ब्रीडिंग बट इवन इंजीनियरिंग। आरईओ के समय पर भी मैंने बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स डाले थे, इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों में भी मैं डाल रही थी। बट वही तो बात है ना कि मैक्सिमम बच्चों को सिंसेरिटी तब याद आती है जब कोई न्यूज़पेपर में न्यूज आता है कि या कोई जॉब आने वाली है या फिर नोटिफिकेशन आता है, और तब तक बहुत लेट हो जाया रहता है। खैर चलिए, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूं, बट मैं आपकी आंखें खोल रही हूं कि पढ़ना शुरू करो। सीएमएस के 2 सिस्टम्स पाए जाते हैं, आप टाइप करके याद कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओगुरा एंड कोसाना। अब सवाल की बात करो तो ओगुरा एंड कोसाना इज अ टाइप ऑफ जीएमएस, सीएमएस, सीजीएमएस। तो सीएमएस का टाइप है। पहले तो ये चीज किसमें पाया जाता है? रेडिश में। और रेडिश में क्या भैया? क्रूसीफेरी फैमिली में भी ये चीज देखी जाती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। हमने हमेशा से कहा है जितना ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन उतना ज्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस। फाउंडेशन सीड का देखो 1600 मीटर, सर्टिफाइड का 1000 मीटर। थोड़ा बहुत थोड़ी ना, धान का सोचो ना 3 मीटर, गेहूं का 3 मीटर, ओट का 3 मीटर, बार्ले का 3 मीटर, ग्राउंडनट सोयाबीन 3 मीटर, और यहां 1600 1000 मीटर। अब हम आ जाते हैं वैरायटी और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। पहली वैरायटी पूसा देसी, दूसरी वैरायटी पूसा रेशमी। तुम्हें दिख रहा है क्या मैंने कुछ लिखा है? कुछ कैरेक्टर नहीं लिखा, मत पढ़ो, जहां कैरेक्टर बोलेंगे वहां पढ़ना। तीसरी वैरायटी पूसा चेतकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी, ग्रोइंग इन हॉटर मंथ्स एंड रिकमेंडेड थ्रू आउट इंडिया। गर्मियों के दिन में लगाने के लिए काफी अच्छी वैरायटी, और पूरे भारत में कहीं पर भी लगाई जा सकती है। इट कैन बी ग्रोन थ्रू आउट इंडिया। नेक्स्ट, पूसा मृदुला। अगेन ये भी एक ऐसी वैरायटी है जो भारत के किसी भी हिस्से में आसानी से लगाई जा सकती है। अर्का मृदुला और सिर्फ मृदुला भी है। अर्का मृदुला अमरुद की वैरायटी, मृदुला अनार की वैरायटी। और आरएचओ के पेपर में बहाना नहीं बना सकते कि हम वैरायटी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, RRWT, रैपिड रेड व्हाइट टिप। ये वैरायटी का मैंने फोटोग्राफ भी लगा दिया। मूली की वैरायटी है। कैसी वैरायटी? देखो गोल गोल है ना, इट इज अ ग्लोब्यूलर वैरायटी। ग्लोब से बना ग्लोब्यूलर, ग्लोब का मतलब है गोल। नेक्स्ट, पूसा सूखा। पूसा सूखा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, देखोगे ग्रीन शोल्डर वैरायटी है। देखो नीचे में व्हाइटिश है और ऊपर में हल्का हल्का तुमको ग्रीनिश कलर नजर आ रहा होगा। ऊपर में है, ऐसा लग रहा है कंधा इसका ग्रीन है, इसलिए ग्रीन शोल्डर वैरायटी। काशी हंस, काशी कृष्णा किसकी वैरायटी थी? गाजर की, ब्लैक कैरेट वैरायटी है। काशी हंस किसकी वैरायटी है? मूली की वैरायटी है। नेक्स्ट बेटा, पूसा सागरिका। पूसा सागरिका क्या लिखा है? पढ़ो, फर्स्ट पर्पल फ्लैश्ड वैरायटी। अरे मूली का कलर तो सफेद देखे हो बचपन से, बट पूसा सागरिका का जो गूदा होता है, फ्लैश होता है, दैट इज पर्पल कलर, वो भी पहली पर्पल कलर्ड वैरायटी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पूसा विधु, अर्का निशान जो मेरे नाम से ही है। खैर MDR, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है ये।
अब मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस मतलब एक से अधिक बीमारी से रेजिस्टेंट, और हमने हमेशा कहा है कि मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। इनफैक्ट बीच में हम क्लास में ये भी पढ़ाएंगे म्यूटेंट वैरायटीज, बिकॉज यही सबसे तो सवाल आता है भाई, कुछ भी वैरायटी उठा के नहीं पूछते पेपर वाले, पक्का कंफर्म होता है, ध्यान रखना ऐसा सवाल। मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, जैसे आलू के केस में कुफरी बादशाह मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, वैसे यहां पर अर्का निशांत कौन कौन सी बीमारी से या डिसऑर्डर से रेजिस्टेंट है? व्हाइट रस्ट, पिथीनेस, प्रीमेच्योर बोल्टिंग एंड फॉर्किंग, इन चारों प्रॉब्लम से ये रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट है पूसा हीमानी, मुझे जितना याद है पिछले बार के भी आरएचओ में ये सवाल आया, शायद आई मे बी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा परफेक्ट सही पढ़ाएंगे सब कुछ, ये वाली चीज मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा, बट है मुझे मेरे हिसाब से पूसा हिमानी कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, साल भर में आप कभी भी लगा सकते हो पूसा हिमानी। एक बार चेक कर लीजिएगा और मुझे कंफर्म भी कर दीजिएगा कि पूछा है कि नहीं पूछा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डिसऑर्डर्स पर। डिसऑर्डर बिल्कुल पढ़ के जाना है, एकदम भी मत छोड़ के जाइएगा। पहला है अकाशिन, बोरॉन की कमी से होता है। पिथीनेस, डिलेड हार्वेस्टिंग, आज तक 9-10 साल होने जा रहा है पढ़ाते पढ़ाते, मुझे 9 साल 10 साल तो नहीं हो रहे होंगे, लगभग 8.5 से 9 इयर्स के बीच में सिर्फ एक जगह पर मैंने आज तक ये पेपर में सवाल देखा है, पिथीनेस का कारण पूछा था, वो है जेआरएफ, और जेआरएफ के अलावा और कहीं पर नहीं देखा ये सवाल। पिथीनेस अगर आप हार्वेस्टिंग में लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, तब पिथीनेस का प्रॉब्लम होता है। ब्राउन हार्ट, बोरॉन की कमी से। ब्राउन आईज, ब्राउन मुंडे तो सुने हो, बट यहाँ पे ब्राउन हार्ट है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीकल्चर वालों को तो यही पढ़ना होगा। डाउनवर्ड कपिंग, मॉलिब्डेनम की कमी से, डाउनवर्ड कपिंग मॉलिब्डेनम की कमी से। विपटेल भी मॉलिब्डेनम की कमी से, लेकिन विपटेल के अलावा दुनिया में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। बीटरूट, बीटा वल्गैरिस फैमिली, चिनोपोडिएसी। आइए पढ़ते हैं इसका ओरिजिन, मेडिटेरेनियन रीजन। मूली का ओरिजिन मेडिटेरेनियन रीजन। गाजर का ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया। चना का ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया। गेहूं का ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया। रेड वायलेट कलर, चुकंदर का जो रेडिश वायलेट कलर होता है वो बीटा सायानिन की वजह से होता है। ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। देखो बेटा यही प्रॉब्लम है, हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम वो पेपर नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता दुनिया में। आदमी को पढ़े तो नीट का भी पेपर बना ले, अगर आपका कोई टॉपिक मैच करता है नीट से तो। अरे सवाल जितना ज्यादा बनाओगे उतना फायदे में रहोगे। 2018 सीटी में ये सवाल पूछा था कि बीटरूट में पॉलिनेशन कौन से प्रकार का होता है, एंटोमोफिलस, ऑर्निथोफिलस, इस तरह से। तो बीटरूट पहले तो क्रॉस पॉलिनेटेड होता है और इसमें पॉलिनेशन करने में हवा मदद करती है, इसीलिए ये एनीमोफिलस होता है। और आइसोलेशन डिस्टेंस पिछली बार तुम्हें पता है किसका पूछा? एमेरांथस का, चौलाई का। कहां बच्चा पढ़ता? बच्चा तो धान को पढ़ करके खुश है, आम को पढ़ करके खुश है कि हमको सब कुछ आ गया। तो पिछली बार एमेरांथस का पूछा था, जो हमेशा हम क्लास में बताते भी हैं, चाहे वो सीटी के बच्चे हो चाहे वो कोई भी एग्जाम के बच्चे हो। आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड में 1600, सर्टिफाइड में 1000 मीटर। नेक्स्ट, 2 जीन्स मिलकर के इसके रूट कलर को डिटरमाइन करते हैं, और गाजर में 3 जीन्स थे जो रूट के शेप को कंट्रोल करते थे, डी एंड पी। यहां पर 2 जीन्स रूट कलर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट एंड येलो, जो लाल कलर होता है इसके रूट का वो डोमिनेंट है, प्रभावी है ओवर व्हाइट एंड येलो रूट कलर। नेक्स्ट, वैरायटीज। वैरायटीज में ऐसा है कि मैक्सिमम वैरायटीज जो आपको चुकंदर में नजर आएंगी वो एग्जॉटिक वैरायटीज हैं बेटा, पहली वैरायटी, इसीलिए चांसेस कम है वैरायटी पूछे जाने के चुकंदर से। बाकी कुछ भी पूछ सकता है, जैसे एक पॉइंट आप पढ़ते हो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर की किताब में लिखा भी है, और क्योंकि हर बच्चा पढ़ेगा मुझे पता है, तो बीटरूट इज अ रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है ना, ये सब लोग लिखा हुआ है उधर, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को कंज्यूम करना चाहिए। अनीमिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी बहुत हद तक ये फायदेमंद होता है। तो DDR स्टैंड्स फॉर डिट्रॉइट डार्क रेड, डिट्रॉइट डार्क रेड। दूसरी वैरायटी क्रिम्सन ग्लोब, क्रॉसबाई इजिप्शियन, अर्ली वंडर, एवॉन अर्ली, रूबी क्वीन,
रूबी क्वीन, देखो सारा नाम से समझ में आ रहा है कि हमारी भारतीय वैरायटीज तो नहीं है ये। ओहियो कैनर फ्लैट इजिप्शियन, ओहियो कैनर फ्लैट इजिप्शियन। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर एंड दैट इज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर है ब्राउन हार्ट, अभी जस्ट मूली में भी तुमने पढ़ा था, बोरॉन की कमी से। स्पेकल्ड येलो मैंगनीज की कमी से, ग्रे स्पेक्स ऑफ ओट मैंगनीज की कमी, पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन मैंगनीज की कमी। तो भाई ऐसे याद होना चाहिए सारी चीजें। कंठस्थ जिसको आप कहते हो, कंठस्थ नहीं है तो कभी याद नहीं आएगा पेपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस रूट क्रॉप को हम पढ़ेंगे दैट विल बी टर्निप। टर्निप यानी शलजम, ओरिजिन इसका भी मेडिटेरेनियन रीजन। आइसोलेशन डिस्टेंस, फाउंडेशन सीड 1600, सर्टिफाइड सीड 1000, क्रॉस पॉलिनेटेड है, पहले ही बोल दिया था मूली कि क्रूसीफेरी मतलब कौन सा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्पोरोफिटिक। भैया बोल करके अगर नहीं पढ़ोगे ना तो रटने वाली चीज कभी समझ में नहीं आएगी, याद ही नहीं होगा वो। बोल करके पढ़ा करो तब याद होगा हॉर्टिकल्चर। वैरायटीज पर आते हैं। पूसा स्वर्णिमा, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना। जापानीज व्हाइट इंटू गोल्डन बॉल, क्यों बोला मैंने सोना, कुछ याद आया, कुछ समझ आया? गोल्डन मतलब सोना, जापानीज व्हाइट इंटू गोल्डन बॉल। पूसा चंद्रिमा, चांद, व्हाइट इन कलर, क्रॉस है जापानीज व्हाइट इंटू व्हाइट बॉल। नेक्स्ट अर्ली मिलन रेड टॉप, EMRT। चौथी वैरायटी PTWG, पर्पल टॉप व्हाइट ग्लोब। अभी ऐसा ही कुछ नाम तुमने मूली के भी केस में पढ़ा था, इसलिए कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। पूसा कंचन, पूसा स्वेती, मंगा, और ये जो मंगा वैरायटी है दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो ये था पूरा का पूरा रूट क्रॉप। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपके सिलेबस में पैथोलॉजी है, ब्रीडिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं इन टॉपिक से रिलेटेड ब्रीडिंग एस्पेक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स, पैथोलॉजी के एस्पेक्ट्स, एंटोमोलॉजी के एस्पेक्ट्स उन्हीं सब्जेक्ट्स में डील किए जाएंगे। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा हो, बस जा करके इसे ध्यान से याद जरूर कीजिएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।